गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, आपको पढ़ाया जा रहा था वॉइस का टॉपिक, और वॉइस के टॉपिक में हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। और इसके प्रीवियस पार्ट जो है 2 वीडियोज़ में आप सबको मिले हैं, जिसमें हमने मॉडल वर्ब के बारे में बताया है और जो सिंपल टेंसेस के अनुसार, कहने का मतलब टेंस के अकॉर्डिंग जो भी पैसिव वॉइस बने हैं, हमने उनके बारे में आपको बताया है। प्यारे दोस्त, लेकिन आज हम लोग कुछ यूनिक चीज़ सीखने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंटरेस्टिंग है और बेहद इसेंशियल है। और ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे दोस्त कमेंट करना ना भूलें। और जैसा कि मैं कहता हूं, यदि आप सब लोग इस परिवार को जितनी ऊंचाई पे ले जाओगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कह लिया जाए या छोटे छोटे टुकड़ों से ही जितना जोड़ोगे, ये परिवार उतना बढ़ता जाएगा। तो प्यारे दोस्त, मैं आप सभी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द इस चैनल को हम लाइव लेके आने वाले हैं और साथ ही साथ सारे स्टूडेंट्स के लिए इस पर पेड कोर्स, कंप्लीट कोर्स देने वाले हैं, जो कि सभी टीचर्स एक टीम के द्वारा, एक सशक्त टीम के द्वारा आप सभी लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो आज समय को ना वेस्ट करते हुए हम सब काम की बात पे आते हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा आज का टॉपिक है वॉइस। वॉइस का आज तीसरा दिन है। प्यारे दोस्त, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जब भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो इट का पैसिव वॉइस किस तरह से बनता है, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, इज टू, एम टू, आर टू, इन तमाम प्रकार के शब्दों का पैसिव वॉइस किस तरह से बनाया जाता है। आज प्यारे दोस्त हम इसी सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो एक बार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको, जैसा कि रोज़ बताता हूं, यदि आप लोग रफ कलम नहीं लिए हैं तो लेके बैठ जाएं, क्योंकि ये टॉपिक जो चलने वाला है दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इसेंशियल है। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और साथ ही साथ अगर कोई कॉम्पिटिटिव का स्टूडेंट है, कोई कॉम्पिटिशन का छात्र है, तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, तो प्यारे दोस्त इसके आगे के जो पार्ट हैं मैं वो आपको बहुत डीपली पैसिव वॉइस देने वाला हूं। वॉइस का जो भी टॉपिक चलेगा वो बहुत ही डीपली चलेगा। तो प्यारे दोस्त, आज मैं वीडियो को शुरू करता हूं। और जैसा कि मैं बताया, मैं आपको इसके पहले पढ़ा चुका हूं। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस, कि मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस जब भी बनाया जाता है तो मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते समय प्यारे दोस्त आप लोग लगाते थे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाते थे? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट आज हम लोग ऐसा क्या सीखने वाले हैं जो हमारे लिए नया है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप सब लोगों ने इस टॉपिक को हो सकता है शायद कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, बट जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो कुछ यूनिक है। कहने का मतलब वही टॉपिक होगा, लेकिन एक नए अंदाज में होगा, नई स्टाइल में होगा। आप कह सकते हो कि दीपक सर के स्टाइल में ये टॉपिक होगा। और ये टॉपिक किस तरह से होगा, आप ध्यान से देखिए। अगर मैं प्यारे दोस्तों में बात करूँ, मैं ये कहूँ कि यदि किसी वाक्य में इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, इज अबाउट टू, am about to, are about to। अगर हमने कहा दोस्त, यदि किसी भी वाक्य में इन सभी एक्सिलरीज का यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, कहने का मतलब जितने भी शब्द दिए गए हैं, फिर से आप समझ लीजिए कि हमने कहा जब किसी वाक्य में इन सारी एक्सिलरीज का यूज होगा तो इनका दोस्त जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे, इनका पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या यूज करना है प्यारे दोस्त। जब भी ऐसे कहीं भी किसी भी वाक्य में एक्सिलरीज यूज हो जाते हैं तो इनका पैसिव वॉइस बनाते समय आपने यूज करना है बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यूज करना है? बी के साथ यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म।
फिर से देख लो, हमने कहा जब किसी वाक्य में is to, am to, are to, was to, were to, has to, have to, had to, will have to, shall have to, is about to, am about to, are about to, was about to, were about to, कुछ भी आ जाए तो यानी कि to से लगा हुआ जितना भी एक्सिलरीज होगा, जब भी आप उनके पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय क्या यूज करना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यूज करना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये भूलिएगा मत, क्या यूज करना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया? चलिए ध्यान से देखिए, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, अगर हम कहें कि इसके एग्जाम्पल जिसे कह दिया जाए आई एम टू लीव यू, मैंने बोला आई एम टू लीव यू, यानी कि मैं आप लोगों को छोड़ने वाला हूं। ऐसा नहीं दोस्त, आप मत सोचिएगा कि मैं आपका साथ छोड़ने वाला हूं, यह महज केवल एक सेंटेंस है। तो ध्यान दें, कंसंट्रेट करें सिर्फ सेंटेंस पर। ये हमने बोला आई एम टू लीव यू, जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको बताया गया कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। आपको एक्टिव से पैसिव बनाते समय दोस्त सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जैसे कि कह लिया जाए, एक सिंपल और सरल भाषा में हम एक लाइन की बात करें तो हम कह सकते हैं इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो यू को जब आगे लाया जाएगा तो यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्त ये यू का सब्जेक्ट यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। तो यू कर लिया। फिर यहाँ एम टू आया, हमने आपको बताया इज टू, एम टू, आर टू। अब ध्यान दें कि जब किसी वाक्य में इज टू, एम टू, आर टू आ रहा है तो क्या पैसिव वॉइस बनाते समय इसकी एक्सिलरीज में परिवर्तन होंगे? जी बिल्कुल होंगे। अगर यहाँ पे एम टू, आर टू, इज टू के साथ आ रहा है तो यहाँ हमने आई के अकॉर्डिंग क्या किया था, एम किया था, बट हमको यू के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा, यानी आर टू। समझ आ रहा है, यू आर टू। फिर हमने कहा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी जोड़ दो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लीव का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों कर सकते हो लेफ्ट। क्या कर सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो। तो यू आर टू बी लेफ्ट, ये आई है, ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, बाई। समझ में आया? ध्यान से देखिए आगे, एक नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। कह लिया जाए ही इज टू टीच यू इंग्लिश। ध्यान दें बच्चे, हमने कहा ही इज टू टीच यू इंग्लिश। तो ध्यान देना है कि जब किसी वाक्य में ऐसा कोई पैसिव वॉइस आता है तो आपको हमने बताया है कि जब किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग एक साथ हो जाए, किसका प्रयोग, जब किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग एक साथ हो जाए तो दोनों ऑब्जेक्ट, आप ध्यान दें, या आप ये कह सकते हो कि इसमें जो ऑब्जेक्ट आएगा एक लिविंग का होगा, एक नॉन लिविंग का, यानी कि एक सजीव का ऑब्जेक्ट होगा दोस्त, एक निर्जीव का होगा। तो जब ऐसी कंडीशन कहीं पे अप्लाई होती है तो ध्यान देना है कि कहीं भी अगर ऐसे वाक्य आते हैं, अगर आपके सजीव और निर्जीव दोनों ऑब्जेक्ट का प्रयोग एक साथ हो जाता है तो आपको हमने कहा है दोस्त कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे किससे बनाओगे, निर्जीव से बनाओगे। तो निर्जीव को सजीव को बनाओगे, किसको बनाओगे, सजीव को बनाओगे। तो आप सजीव सब्जेक्ट को कहाँ लाओगे, आगे, यानी सजीव के ऑब्जेक्ट को जब आगे लाया गया तो ये सब्जेक्ट बन गया। तो यू का सब्जेक्ट क्या हुआ दोस्त, यू हुआ। उसके बाद देखिए ही के अकॉर्डिंग यहाँ इज टू था तो यहाँ हो जाएगा यू आर टू बी। टीच का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों होता है टॉट। क्या होता है, टॉट। यू आर टू बी टॉट, फिर इंग्लिश बाई हिम। ठीक, समझ में आ गया दोस्त? चलिए देखते हैं आगे, हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कुछ ऐसा है, अगर आपसे कह दिया जाए कोई ऐसा वाक्य हो जिसकी शुरुआत बच्चे इट से हो जाए, सपोज कह सकते हैं इट स्टार्टिंग सेंटेंसेस। क्या बोल सकते हैं, इट स्टार्टिंग सेंटेंसेस। इट से शुरू होने वाले शब्द जो होंगे, अगर आप इनके पैसिव बनाओगे तो दोस्त इनके पैसिव आप किस तरह से बनाओगे। ध्यान दें बच्चों कि जब किसी वाक्य में इट का प्रयोग हो जाता है और इट से शुरू होने वाले वाक्य का पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ध्यान देना है। जैसे हमने कह दिया इट इज टाइम टू
टीच यू। ठीक है, क्या बोला गया? इट इज़ टाइम टू टीच यू। अगर आपको इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए बोला जाए तो आप क्या बनाएंगे? ध्यान दें, हमने इट इज़ टाइम टू तक कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो ऐसे कर देना है इट इज़ टाइम, उसके बाद इट इज़ टाइम तक कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो इट इज़ टाइम। उसके बाद प्यारे बच्चों, जब आप इसके पैसिव वॉइस को बनाओगे तो इसमें अप्लाई करते हो फॉर डॉट 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 टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आप ध्यान दें कि जब आप फॉर लगाओगे तो ये फॉर आपको टाइम के पहले बाद लगाना है, तथा ये जो फॉर लग रहा है ये किसके पहले आएगा? ध्यान दो, ये जो खाली स्थान दिख रहा है, जो ब्लैंक प्लेस है, इस पे आपको क्या भरना है दोस्त? इस पे आपको ऑब्जेक्ट को रखना है, यानी फॉर यू, फिर कर देना है टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब टीच है, टीच का थर्ड फॉर्म डॉट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इट इज़ टाइम फॉर यू टू बी डॉट। समझ में आ रहा है? आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर कह लिया जाए इट इज़ टाइम टू पनिश यू, क्या बोला जाए? इट इज़ टाइम टू पनिश यू। तो चलो फट से बनाओ, आप सब जल्दी बनाइए। क्या बनेगा? हमने वाक्य आपको बोला है इट इज टाइम टू पनिश यू, जल्दी बनाइए। देखिए क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस, इट इज टाइम टू पनिश यू। चलिए ध्यान से देखिए आप सब, हमने कहा इट इज टाइम तक कोई परिवर्तन नहीं करना, तो कर दीजिए, ऐसे हो गया। आप यू को आगे लाओगे, इसके पहले क्या लगाओगे? फॉर लगाओगे। क्या लगाओगे? फॉर लगाओगे। तो इट इज टाइम फॉर यू, उसके बाद टू बी, पनिश का थर्ड फॉर्म दोस्त क्या हो जाएगा? पनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छे, आगे देखते हैं हम सब। मान लिया जाए दोस्त, ये कह दिया जाए कि जब किसी वाक्य में कार्य महत्वपूर्ण हो, क्या बोला जाए? ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें काम महत्वपूर्ण हो, लेकिन काम किसके द्वारा किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण ना हो। फिर से समझिए, हमने कहा जब किसी वाक्य में कार्य महत्वपूर्ण हो, लेकिन कार्य किसके द्वारा हो रहा है, मतलब ये कह सकते हैं कि कार्य को करने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण ना हो। कार्य महत्वपूर्ण हो लेकिन काम को करने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण ना हो। फिर से समझ लीजिए, हमने कहा जब कोई ऐसा वाक्य है जिसमें कार्य महत्वपूर्ण हो लेकिन कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण ना हो, तो प्यारे दोस्त ऐसे जगह पर, ऐसे वाक्यों में आपको पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्लस एजेंट को लैप्स कर देना है। कहने का मतलब इसको हटा देना है। फिर से देख लीजिए, हमने कहा जब किसी वाक्य में ऐसा कोई सेंटेंस हो या ऐसा कोई सब्जेक्ट आ जाए जिसमें उसको महत्व न दिया जाए लेकिन उसमें होने वाले जो कार्य हैं उसको महत्व दिया जाए, तो हमने यही कहा कि जब किसी वाक्य में काम महत्वपूर्ण होगा लेकिन काम को करने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होगा, तो ऐसी जगह पे बच्चों हमने बाई प्लस एजेंट को क्या करना है? हटा देना है। अब आप सोच रहे होंगे सर एजेंट क्या होता है? तो यार देखिए ध्यान से, इस एजेंट की बात जो मैं कर रहा हूँ, इस एजेंट पे ये ऑब्जेक्ट यूज होता है बच्चे। हमने बाई प्लस ऑब्जेक्ट को क्या करना है? हटा देना है। देखिए इसकी एक डेफिनेशन और लिखवाई जाती है। इसकी एक डेफिनेशन ये होती है, यदि किसी वाक्य में, ध्यान दो बच्चों, कि यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आया हो समवन, ठीक है, नो वन, एनीवन, somebody, anybody, pupil, ठीक, या कह लिया जाए पुलिस, वी, दे, ETC से बहुत से करता आ जाए। तो दोस्त ETC का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत लिखा दिखाई देता है ETC। व्हाट इज ETC? ETC है क्या? बताओ ETC क्या है? भाई ETC का फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा। क्या होता है? एटसेट्रा। इसका मतलब होता है इत्यादि, या इसके बाद भी कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने कहा बच्चे
कि जब किसी वाक्य में काम महत्वपूर्ण हो लेकिन काम को करने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण ना हो तो हमको पैसिव वॉइस बनाते समय क्या किया जाता है, बाई प्लस एजेंट को हटा दिया जाता है। फिर बच्चे हमने ये कहा कि जब किसी वाक्य में समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, पीपल, पुलिस, वी, दे, इन तमाम प्रकार के शब्दों का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है। हमने कहा इन सभी शब्दों का यूज एज अ सब्जेक्ट होता है। तो प्यारे साथियों, जब भी आप इनके पैसिव वॉइस बनाते हो तो इनके पैसिव वॉइस बनाते समय आप इनको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हो। जी आपने सही सुना कि जब किसी वाक्य में इन सभी शब्दों का यूज होता है और ये एज अ सब्जेक्ट आए हों तो प्यारे दोस्त आपको इतना ध्यान रखना है कि इनका प्रयोग कभी भी आप ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हो। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ध्यान से देखिए। हमने कहा जब किसी वाक्य में इन शब्दों का यूज होगा तो इनका यूज होते ही आपको क्या करना है, ऐसे वर्डों के साथ में आपको अर्थात इन शब्दों को आपको ऑब्जेक्ट का रूप नहीं देना है। समझ में आ गया? चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्त जो लोग इंग्लिश से भागते हैं आपको मैं बता दूं, मैं विश्वास दिलाता हूं यदि आप कंटिन्यूस चैनल से जुड़े रहें और आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है और आप इंग्लिश हमसे पढ़ रहे हो तो मैं आपको आशा नहीं विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले टाइम पे आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करोगे, ये मेरा वादा है। तो प्यारे दोस्त आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो से बने रहें, इस चैनल से बने रहें और कोशिश ये आप सब करिए कि इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को। क्योंकि दोस्त इस चैनल को अर्थात कहने का मतलब मेरे द्वारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बेसिक टू एडवांस कहने का मतलब आपको बिल्कुल जीरो लेवल से यानी बहुत हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा। आप जैसा भी चाहोगे, जिस तरह से चाहो, आप जिस तरह से चाहते होंगे या आपके मन में जिस तरह की इंग्लिश चल रही होगी कि सर मुझको इस तरह से पढ़ाया जाए, मैं सीख जाऊं, तो दोस्त मंजिल दूर नहीं है। आप लगे रहो, जीवन में सफल हो जाओगे। कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर कोई न कोई माध्यम होता है। हो सकता है कि आपके जीवन में मैं एक माध्यम बन के आया हूं। तो दोस्त इस चैनल से आप लगातार जुड़े रहें और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। तो चलिए हम एग्जाम्पल पे आते हैं। हमने कहा जो हमारा एग्जाम्पल है हम फिर से एक बार आपको बता दें। हमने कहा जब किसी वाक्य में समवन, नो वन, एनीवन इन तमाम प्रकार के शब्दों का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है तो हमने कहा इनको कभी भी ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है। तो समझ में आ गया? चलिए हम देखते हैं। जैसे कह लिया जाए someone has beaten him, ठीक है, क्या बोला गया? someone has beaten him। तो जब आप इसके पैसिव वॉइस बनाओगे तो ध्यान से देखिए ये हो जाएगा he has been beaten by someone। क्या ऐसा करोगे बताइए? जी नहीं। हमने कहा कि जब किसी वाक्य में ये सब्जेक्ट होंगे, ये महाशय क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। तो प्यारे दोस्त इनको हमको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। कहने का मतलब बाई प्लस एजेंट को हमको हटा देना है। ठीक, हटा दिया, देखिए हो गया, ये हमारा कंप्लीट हुआ सेंटेंस। ठीक है, चलिए इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए पुलिस अरेस्टेड द थीव्स। क्या बोला जाए बच्चे? पुलिस अरेस्टेड द थीव्स। हो गया। जब इसके आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो ये क्या होगा? ये बन जाएगा द थीव्स वर अरेस्टेड। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस है। तो प्यारे दोस्त आज के लिए बस इतना ही। और जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोग इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और प्यारे दोस्त अपने क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप जितने भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है, अगर आपको सीखना है तो आपको लाइफ में जिज्ञासु बनना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूँ अगर
आप जीवन में कुछ करना चाहते हो, अगर आपको सफल होना है तो जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कहानी बताऊँगा सिर्फ एक वक्त के तौर पर। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि ये कहानी वक्त पर आधारित है। प्यार दोस्त, हम लोग बहुत अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग क्या होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लाइफ में हमारे पीछे हमारे पास जो कुछ भी हुआ होता है, पास्ट की चीज़ों में हम खोकर क्या होते हैं, उसी में हम डूबे पड़े रहते हैं। उसकी हादसे से ये कह लिया जाए, उसकी डिप्रेशन से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन दोस्त, मैं आपको बता दूं, एक बार एक मूर्तिकार था जिसने एक ऐसी मूर्ति बनाई, इतनी बेढंग की मूर्ति बनाई कि लोग जब भी उसे देखते थे, ये लोगों की निगाह में लगता था कि वो मूर्ति बेढंग है। क्या बताया मैंने? कहा एक मूर्तिकार एक ऐसी मूर्ति बनाता है कि लोग जब भी उस मूर्ति को देखते, लोग ये कहते कि यार ये किस तरह की मूर्ति बनाई गई है, क्या यह मूर्ति बनाने वाला पागल था? तो प्यारे दोस्त, वो मूर्ति, जिस मूर्ति को उसने बनाया था उस मूर्तिकार ने, वो ले जाके एग्जीबिशन में रख दिया। जब एग्जीबिशन में उस मूर्ति को देखा गया तो देखने वाले बहुत सारे लोग आए, फॉरेन के लोग आए, बहुत तरह तरह के लोग आए, तमाम प्रकार के लोग आए। जब भी उस मूर्ति को वो लोग देखते तो वो चौकन्ने रह जाते। लेकिन किसी एक विद्वान ने, किसी एक व्यक्ति ने उस कारीगर से, उस व्यक्ति से पूछ लिया कि भाई आपने इस मूर्ति को ऐसा क्यों बनाया है? तो आप सुनिए उस मूर्ति में ऐसा उसने बनाया क्या था। उसने मूर्ति पे बनाया ये था कि दोस्त, उसने उस मूर्ति के बाल आगे की तरफ जो थे वो बड़े कर दिए और पीछे के जो बाल थे उस पर बाल ही नहीं लगाया। कहने का मतलब उसको बिल्कुल सफा कर दिया। तो जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि दोस्त तुमने इस मूर्ति को इस तरह से क्यों बनाया है और ये मूर्ति है किसकी, तो उस व्यक्ति ने कहा कि सर ये मूर्ति जो है ये वक्त की मूर्ति है। तो उसने उस व्यक्ति से पूछा, उस कारीगर से पूछा कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या आप मुझे ये बात डिटेल में बताओगे, क्या ये बात मुझे आप समझाओगे? तो उसने कहा ऑफ कोर्स, क्यों नहीं समझाऊंगा। तो उसने कहा कि सर हम आप क्या होता है कि लाइफ में 3 चीज़ों में जीते हैं। कहने का मतलब 3 टाइम में जीते हैं। एक तो हम प्रेजेंट में, दूसरा फ्यूचर में, तीसरा हम पास्ट में। कहने का मतलब जो हमारा पास्ट हुआ है वो तो हमारा पास्ट हो गया, वो बीत गया ना। जब हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो प्यारे दोस्त हम उसी में डूबे रहते हैं, हम उस चीज़ से निकलना नहीं चाहते। अगर उस चीज़ से निकलना चाहो तो देखो दुनिया कितनी आगे जा सकती है, आप कितने आगे जा सकते हो, कम से कम उस पर कंसंट्रेट करो। तो उसने कहा सर मैंने उस मूर्ति के जरिए लोगों को यह संदेश दिया कि आपके जीवन में जो चीज़ें बीत चुकी हैं आप उनको नहीं बदल सकते हो या उस समय को आप दोबारा नहीं पकड़ सकते हो। लेकिन प्यारे दोस्त जो आने वाला टाइम है, अगर आप चाहो तो आने वाले टाइम को, आने वाले समय को आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। सपोज जैसा कि उसने कहा अगर मूर्ति को आप पीछे से पकड़ना चाहो तो उसके बाल नहीं थे, आप पकड़ नहीं सकते थे। बट दोस्त अगर आप मूर्ति को चाहते तो आगे से क्या कर सकते थे, पकड़ सकते थे। इसलिए मैं जाते जाते आपको एक बात बोलूंगा कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए और खाली ही सही हाथों पर उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुक सकता? कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुक सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो प्यारे दोस्त आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।